नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 2 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले कि सॉरी कि कल हम लोग आपने को बताया था कि आंसर राइटिंग क्लास रहेगा 6 बजे से लाइव के लिए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास नहीं हो पाया था। मैंने कोशिश किया था, आपने देखा भी होगा, लेकिन क्लास नहीं हो पाया था। आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तो लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, बट मैं रिकॉर्डेड क्लास आज 6 बजे आपको शाम को मिलना स्टार्ट हो जाएगा एवरीडे। ठीक है, एवरीडे आंसर राइटिंग की क्लास 6 बजे स्टार्ट होगी आपको मिलना। ठीक है, तो आज 6 बजे आपको अपलोड किया जाएगा। आप उसको आंसर राइटिंग को जरूर देखें कि बेसिक रूप से आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए और किस चीज़ों के लेके आपकी माइंड एक डाइवर्ट नहीं होना चाहिए और किस किस लेके आपको क्या होगा कि आंसर राइटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 6 बजे शाम को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने में पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है कि यूक्रेन में जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, उस वॉर के बीच में भारत के एक जो भारतीय छात्र है उनकी मौत हो गई है। ठीक है, तो ये मौत हो गई है, तो ये कर्नाटक के निवासी थी एक्चुअली। तो ये वहाँ पे जाके स्टडी कर रहे थे, तो उसी संबंधित है, तो उतना डीप में नहीं जाने की ज़रूरत है। ये मौत हुई है तो दुखी की बात ही है, लेकिन ये चीज़ें हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए है। ठीक है, यूक्रेन से भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए जो अभियान चलाई जा रही है ऑपरेशन, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूएन में ना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कहना है कि हम तो अपने देश के लोगों को वापस ला ही रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। खास तौर पे हम अपने पड़ोसी देश जो है उनके भी लोगों को यहाँ से निकालने के लिए काम करेंगे। ये हमने कहाँ पे कहा, हमने यूएनएससी में कहा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमने कहा कि हम अपने साथ साथ भारत पड़ोसी राज्य को भी, पड़ोसी देश के भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, पड़ोसी फर्स्ट की जो हमारी नीति है, ठीक है, पड़ोसी पहले की नीति, और हमारा क्या होगा कि पड़ोसी के राज्यों के साथ हमारा क्या होगा, संबंध सही होगा। यदि आप आपातकाल के समय में किसी का साथ खड़े होते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा दोस्ती माना जाता है। तो ये आर्टिकल था, इसमें हमने देखा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है। इस पेज के अंदर है कि कार्बन उत्सर्जन पर नहीं लगा, यदि लगाम नहीं लगाए जाओगे, ठीक है, तो गर्मी से आपको जान चली जाएगा, मतलब कि गर्मी बढ़ने की आशंका जलाई जा रही है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारीय जलवायु परिवर्तन पैनल जो है आईपीसीसी का रिपोर्ट जारी किया गया है हाल ही में। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की वजह से जलवायु जो है ना, वो मानव के जीवन का सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहा है। ठीक है, जलवायु क्यों बन रहा है, जलवायु कारण क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमने कार्बन उत्सर्जन इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो पर्यावरण है, पर्यावरण में असंतुलित हो गई है चीज़ें। ठीक है, तो टाइम से आप देखोगे कि वर्षा के समय नहीं, ये जलवायु परिवर्तन में एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद आप देखोगे कि इस बार भी कि ठंडी के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होती है, लेकिन बारिश हुई है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो है वहाँ पे आपका हुआ है। राइट, में बताया जाता है कि रिपोर्ट में भारत के लेके कुछ संदर्भ दिया गया है, भारत के लेके, और कुछ सुझाव है। सुझाव ये है कि देखिए भारत में क्या है कि हमारा जो राज्य है, आप ऐसे देखेंगे ये जो राज्य है यहाँ पे तटीय राज्य बहुत ज़्यादा है हमारा। ठीक है, तटीय जो बाउंड्री लगती है हमारी 7500 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, 7500 किलोमीटर की इलाका, तटीय इलाका है लंबी, जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का सबसे जो बड़ा जो विश्व है, ठीक है, शहर वो भी है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पुरी मतलब उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के आसपास गोवा, तो ये जितने भी इलाके हैं ना, वो इलाका क्या है, तटीय है। अब देखिए इससे खतरा क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि गर्मी बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी होती है। गर्मी होने से क्या होता है, बर्फ़ जो होता है ना, ग्लेशियर, वो पिघलना स्टार्ट होता है। जब वो पिघलता है तो पिघल के वो कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा, ओशियन में आएगा। जब ओशियन में आएगा तो इसकी जो लेयर है, मतलब समुद्र, मतलब पानी है, मान लीजिए कि यहाँ तक था, लेकिन अब जब पानी बढ़ेगी तो पानी आगे तक जाएगी, तो आगे तक जाएगी तो तटीय राज्यों में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, यहाँ पे बाढ़ आ सकता है, सुखाड़ आ सकता है, सूखा भी आ जाता है। ठीक है, एक चीज़ है कि चक्रवात आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, आपने हाल ही में देखा होगा कि निसर्ग, बहुत सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, भारी बारिश होने की संभावना होता है, जिससे कि वहाँ पे जान माल और एक होता है ना सिंपल जो आपकी वो होती है, उसमें कमी आ जाती है। राइट, जीने का। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बताया जाता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देश में ना खाने और पीने का भी यहाँ पे कमी आ सकती है। खाने और पीने का कैसे कमी आ सकती है, एक तो
उम्मीद लगाया जाता है कि 40% लोग 2025 तक पानी के लिए ना पानी की कमी के साथ जिएंगे। ठीक है, पानी का कमी हो जाएगा 2050 तक। अब एक समझिए कि इतनी ज़्यादा पानी होने के बावजूद आपको खरीद के पानी पीना पड़ेगा। आपने कभी सोचा था कि आपको ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा? लेकिन कोविड के टाइम में देखिए ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे। तो आज देखिए कि क्या स्थिति हो चुकी है हमारे पास। जब हम विकास जो अर्थव्यवस्था अपने विकास की ओर ले जाते हैं ना, तो इस विकास की अर्थव्यवस्था में हम वही चीज़ को भूल जाते हैं जो पुराना हमारा। अब याद करो कि आपके खाने में से यदि चावल को हटा दिया जाए तो आपको खाना पूरा हो जाएगा। हमारे बहुत सारे जो जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार के इलाके के, यूपी के इलाके के जो इलाका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चावल को तवज्जो दिया जाता है। वो चावल इंपॉर्टेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा डाइट में। ओके, अब यदि आपके खाने से चावल को निकाल दिया, चावल आप बोलोगे कैसे निकल जाएगा? देखिए, यदि पानी की कमी होगी ना तो चावल उगाने के लिए, चावल के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होती है? पानी। यदि पानी कम होगा चावल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए चावल की खेती आपको कम हो जाएगी। ठीक है, 10% तक गिरने की उम्मीद है। ठीक है, कि चावल की खेती में कटौती की जाती है। तो ये सारी चीज़ें होगा। इसके साथ साथ आपको आर्थिक नुकसान होगा। मान लीजिए आप चावल की खेती नहीं करते तो आप का चावल तो निर्यात करेंगे ना कहीं से, सॉरी आयात करेंगे ना कहीं से, आप लाएंगे ना, आयात मतलब लाना किसी देश से, तो आयात करेंगे तो आपको क्या होगा? यहाँ से नुकसान होगा। दूसरा चीज़ें क्या होगा? यदि भारत की जो जीडीपी दर है, ठीक है, 1991 के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय 16% तक कम हो जाएगी। 91 की तुलना में 16% तक कम हो जाएगी। भारत ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक आर्थिक रूप से प्रभावित होगा। मतलब आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो किसका होगा? ये भारत का ही होगा। राइट, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि कार्बन उत्सर्जन से जो बढ़ रही है, राइट, और अभी आपने देखा था जीरो कार्बन, ओके, जीरो कार्बन वाला भी है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वन स्टॉप सेंटर। ओके, ये स्मृति ईरानी जी है, केंद्रीय मंत्री। इनका कहना है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, माहौल देने के लिए सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर बनाया जा रहा है, वन स्टॉप सेंटर दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि वन स्टॉप सेंटर होता क्या है। देखिए, वन स्टॉप जो सेंटर है, वन स्टॉप सेंटर वो महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होता है ना, उसके समाधान के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। इस योजना को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। ये योजना जो है इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, ये जो महिला सशक्तिकरण मिशन है, यह एक अम्ब्रेला योजना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि अम्ब्रेला योजना होता क्या है। देखिए, अम्ब्रेला योजना ये होता है, अम्ब्रेला मतलब होता है छाता। इस तरह से छाता होता है, आपकी डंडी इस तरह से लगा होता है, ये छाता हो गया। तो इसके अंदर ना बहुत सारे योजना होंगे। यह एक मतलब पूरा योजना होता है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे योजना होंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? कि अम्ब्रेला योजना बोलते हैं। राइट, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। राइट, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी योजना है, उसमें से एक जो है वन स्टॉप योजना, इसी का एक उप योजना है। ओके, यह क्या होता है? यह एक छत के नीचे ही, आपको जैसे एक छत है, महिलाओं को एक छत के नीचे ही हर तरह का प्रावधान यहाँ पे दे देता है। जैसे मान लीजिए कि महिला एवं बालिकाओं के लिए एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर के लिए। ओके, वन स्टॉप सेंटर में मतलब एक जगह पे आप जाओ वहीं पे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे गए आपको बोला जाएगा नहीं आप वहाँ पे जाके शिकायत करें, आप वहाँ पे जाके शिकायत करें। नहीं, आप एक जगह पे जाइए, यहीं के छत के नीचे, एक ही छत के नीचे आपको सारे शिकायत करने वाला अधिकारी और सारे अधिकारी आपको मिल जाएंगे। ओके, ये जो भारतीय मिशन है, ये विश्व भर के भारतीयों को इसमें शामिल करता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है। तो योजना का उद्देश्य जो है वो हिंसा से जो प्रभावित महिला है, ठीक है, वो चाहे परिवार के अंदर हो, परिवार के भीतर हो या कार्यस्थल पे हो। कार्यस्थल मतलब आप जैसे जॉब करने गए, ठीक है, कोई महिला जॉब करने गई, यदि वहाँ पे कोई उनका प्रॉब्लम होता है तो वहाँ भी। उसके बाद है निजी क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, दोनों स्थल पे इसको मान्यता दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी समुदाय के भीतर हो। समुदाय ये नहीं कि अब ये SC ST में ये महिला का कोई समुदाय नहीं होता, सभी महिलाओं के, हर एक महिला के समुदाय के साथ साथ एक ही बिहेवियर किया जाता है। ओके, उन महिलाओं की अपनी जाति, पंथ, नस्ल, वर्ग, शिक्षा की स्थिति, उम्र, ठीक है, संस्कृति या फिर वैवाहिक स्थिति के बावजूद यौन, शारीरिक, मानसिक रूप से भी यदि आप करते हो, ठीक है, भावनात्मक, ठीक है, आर्थिक शोषण का भी सामना करती है तो इसको लिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ें किया जाता है। उसके बाद अनुदान, यहाँ इसमें क्या क्या कहाँ से आता है? तो अनुदान जो है ना वो
केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को करती है 100%। मतलब कौन? केंद्र सरकार ही पूरा का पूरा योगदान करती है। ये निर्भया फंड के अंतर्गत आया था। निर्भया फंड जो निर्भया कांड हुआ था ना, उसके बाद ही ये निर्भया फंड बनाया गया था। ओके, तो इसके माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। बैक टू न्यूज़पेपर, अपने न्यूज़पेपर में चलते हैं। ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये जो आर्टिकल है ना, जलवायु परिवर्तन के असर के चपेट के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना बनाएंगे भारत। ठीक है, ये हमारे जो है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है। ठीक है, इन्होंने कहा कि विकसित देशों के साथ साथ ये जो रिपोर्ट आया है ना, उसी रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने बोला है कि हम इसमें क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेके आएंगे। और अब ये जो जीरो कार्बन मिशन को जो पूरा करने की बात की जाती है, ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि चीता को ना भारत में लाने के संबंधित जो साइट का है, ठीक है, भारत में लामिया से, जो अफ्रीकन कंट्री है नामिबिया, उससे भारत में लाया जा रहा था। इस भारत में लाने के लिए जो बातें चल रही थी वो अभी तक पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ये जो अफ्रीका कंट्री नामिबिया है ना, उसके ऊपर किसका साइट जो है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सचेंज एसपीजेस जो है ना, उसके द्वारा नामिबिया को दबाव डाला जा रहा है कि चीता जो परियोजना के तहत भारत को होने वाले समझौते इस शर्त में रखा है। ठीक है, इस शर्त में रखा है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप बताओ कि इसका व्यापार ना होगा, कुछ नहीं होगा, इसकी मृत्यु नहीं होगी, ये सारा चीज़ें किया जा रहा है। तो इसी वजह से नामिबिया जो है ना, चीता के लाने वाले रास्ते अभी पूरी तरह से साफ़ नहीं हुए। तो अब थोड़ी सा हम चीता के बारे में देख लेते हैं। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, अब हम चीता के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें आप चीता के बारे में देखेंगे तो आज हम दो चीता के बारे में बात करेंगे, एक अफ्रीकन चीता और एक एशियन चीता। ओके, तो पहले हम एशियन लिस्ट देखते हैं, क्या क्या एशियन लिस्ट है। अफ्रीकन चीता का जो एशियन लिस्ट है वो वर्नेबल है। ओके, वर्नेबल है। और उसके साथ साथ यदि आप एशियन लिस्ट देखते हैं एशियाई चीता का, तो क्रिटिकली इंजर्ड है। ठीक है, अति संकटग्रस्त है, तो क्रिटिकली इंजर्ड है। उसके बाद है सैट है। सैट का सूचना में क्या होता है? सैट में ये क्या है, मतलब परिशिष्ट 1 में है। इसमें भी सूची में परिशिष्ट 1 में रखा गया, दोनों में बराबर है। इसका विस्तार मतलब इसका आकार क्या है? 1 में लगभग कितना है, या 6500 से लेके 70, ठीक है, 7000, 6500 से लेके 7000 तक चीता जो है ना अभी मौजूद है। ओके, अफ्रीकन चीता। वहीं देखेंगे एशिया के चीता जो है केवल 40 से 50 है, वो भी ईरान में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि एशियाई चीता भारत में मिलती है क्या? तो एशियाई चीता भारत में नहीं मिलती है। इसको 1952 में ही आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से इसको लुप्तप्राय प्राणी घोषित कर दिया गया था। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम भौतिक विशेषता कुछ देखते हैं। भौतिक विशेषता, इसका जो आकार होता है वो एशियाई चीता से आकार से बड़ा होता है। और इनका जो, और एशिया चीता का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एशिया अफ्रीकन चीता है, ये एशियाई चीता है। शरीर बहुत अधिक फाड़, छोटा सिर होता है, लंबा गर्दन होता है। आमतौर पे इनकी आंखें जो होती है वो लाल होती है। ये आप बोलोगे कि इतने इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्या? यूपीएससी में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बिल्ली के समान ये दिखते हैं, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए नामिबिया का जो मैप है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नामिबिया का जो बॉर्डर लगता है, पहला लगता है अंगोला से, उसके बाद लगता है जाम्बिया से, जाम्बिया के बाद लगता है बोत्सवाना से, बोत्सवाना के बाद लगता है साउथ अफ्रीका से। तो 4 राज्यों से लगते हैं, 4 देशों से याद रखेंगे, अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। इनका जो बाउंड्री लगता है ये हो गया ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये हो गया अंटार्कटिक ओशियन, ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन से लगता है, तो ये याद रखेंगे। इंडोक जो है ये इसका राजधानी है। ये स्टार लग के जहाँ पे भी रखें ना तो समझिएगा कि ये राजधानी के बारे में बात करते हैं, राइट। तो हमने देख लिया इसके बारे में। चलिए आप आर्टिकल की ओर चलते हैं, न्यूज़पेपर की ओर। ये न्यूज़ हमने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये पॉलिटिक्स वाला पेज है, आपको देखना भी नहीं है पॉलिटिक्स वाला। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में आते हैं। इस पेज के अंदर भी नहीं है, यूक्रेन इशू ही चल रहा है। ये देखिए यूक्रेन का मैप है, यहाँ पे अभी देखिए रूस जो कहाँ पहुँच चुका है। ये जो क्षेत्र दिख रहा है वो रूस का क्षेत्र यहाँ पे शामिल हो चुका है, रूस यहाँ पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। और कीवा जो है, कीवा ये यूक्रेन का राजधानी है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, कीवा यूक्रेन का राजधानी है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला है, ये यूक्रेन इशू है, तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें हमें पीएचडी नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है,
यह आर्टिकल है कि कम उम्र में विवाह को जोखिम, ठीक है। इसमें ये चीज़ें बताया जा रहा है कि कम उम्र में जो विवाह होता है, मतलब बाल विवाह, ओके, बाल विवाह जो है उससे क्या क्या नुकसान होती है। आप देख सकते हो बाल विवाह जैसे कुरीतियाँ जो है ना देश में शिक्षा, लैंगिक असमानता और महिलाओं की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक बाधा के रूप में काम करती है, राइट। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, उनका कहना है कि 2020 के 19 के मुकाबले तुलना में 2020 में ये चीज़ें 50% तक बढ़ गई है। तो आप देख सकते हो बाल विवाह जहाँ कम होना चाहिए वो वहाँ पे वो बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ पे कानून भी है। कानून क्या है? बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, लेकिन फिर भी इस कानून पे रोक नहीं लगाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि असम के अंदर, उसके बाद सर्वाधिक जो है कर्नाटक के अंदर होता है 184, असम के अंदर देख सकते हैं, बंगाल के अंदर देख सकते हैं, तमिलनाडु में 77, तेलंगाना में 62 ये मामले दर्ज किए गए हैं, राइट। उसके बाद बताया जाता है कि बाल विवाह लड़के और लड़की दोनों के लिए ही शिक्षा, ज्ञान, रोजगार के जो सुनहरे अवसर होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाता है। अब मान लीजिए यदि आप शादी कर लेते हो तो क्या अपना शिक्षा कर पाओगे? नहीं यार, शिक्षा नहीं कर पाओगे, आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, राइट। तो उसके साथ साथ विवाह के लेके जो चीज़ें हैं वो भी, विवाह होने से आपकी रोजगार, आप क्या करोगे? यदि शिक्षा हो जाएगी तो आपको क्या करना, शादी करने के बाद जाओ जॉब करने के लिए। और आपकी अच्छी शिक्षा नहीं है, यदि आप अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त किए तो आपको 10,000 रुपये की नौकरी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आज के डेट में वही चीज़ें हो गई है, राइट। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के रखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद है कि इससे क्या होती है, विकसित होने से संसाधनों का, ठीक है, मानव उपयोग संसाधनों का विकसित होने वाले राह को बाधित होती है। अब आप क्या हो देश के लिए ना, एक मानव संसाधन हो। यदि आप सही नहीं रहोगे ना, मानव संसाधन यदि आप सही नहीं रहोगे तो क्या हमारा देश विकास होगा? नहीं होगा। मान लेते हो कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाते हो, तो आप कितनी सारी सॉफ्टवेयर बनाओगे? कहाँ के लिए बनाओगे? यूएसए के लिए बनाओगे। तो ये चीज़ें, उसके बाद देखेंगे कि आप ना 18 वर्ष से जो वायु है उससे 38% जो व्यक्ति है, लड़कियां हैं, वो निरक्षर है, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है। और ख़ास तौर पे देखेंगे कि 23.3% ही साक्षर है, जिसमें से 15% जो है वो मैट्रिक या फिर इंटर की एग्ज़ाम दे पाए, मैट्रिक मतलब 10th का या 12th का एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो पूरी जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कितनी निरक्षर है। ये किसके डाटा के अनुसार है? ये पिछले जो जनगणना हुआ था 2011 में हमारा, इन डाटा के अनुसार है। आई होप कि ये डाटा अभी बढ़ेगा, क्योंकि अब महिलाओं की स्थिति पहले से ज़्यादा 10 सालों में बहुत एजुकेशन में आगे गई है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे 2020 में देख सकते हो कि महिला की जो स्थिति है शादी करने का, बाल विवाह, ये कितनी ज़्यादा है, राइट। तो ये सारे चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है, ओके। उसके बाद है, राइटर के द्वारा बताया जाता है कि विश्व बैंक जो है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान संस्थान जो है, वो संयुक्त अध्ययन बताता है कि बाल विवाह खत्म कर 2030 तक हम क्या करेंगे, विश्व में जो अरबों का क्या किया जाता है, बचत किया जाएगा। अब मान लीजिए कि सबसे बड़ी चीज़ें क्या होता है ना, यदि आप लड़कियों को कम उम्र में यदि शादी करवाते हैं तो जब प्रेगनेंसी एडॉप्ट करती है ना, जब बच्चे देने का टाइम होता है, तो उस समय क्या होती है, जब वो माता बनती है तो उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर जो है ना 76% से कम हमने किया है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ जाती है यदि कम उम्र में उनकी शादी होती है, कम उम्र में वो प्रेगनेंसी एडॉप्ट करती है, तो उससे ज़्यादा उनकी नुकसान होती है। उसके साथ साथ यदि उनकी नुकसान होती है तो हमारा क्या हुआ, हमारा तो एक धरोहर चला गया। उसके बाद यदि लड़के अच्छे से पढ़े नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो नुकसान होगा। अब आप मान लो कि कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके 50,000 कमाएगा, ओके, और कोई आप एक मजदूर है जो 10,000 कमाएगा, तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कौन ज़रूरी है? हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसलिए अपनी उपयोगिता को आपको बना के रखना पड़ेगा, राइटर के द्वारा ये बात की जाती है। उसके बाद बात की जाती है कि भूखमरी, बाल मजदूरी, ठीक है, बाल मजदूरी भी बढ़ जाती है, ठीक है, विवाह में जोखिम कम हो जाती है, राइट। इसके बाद बाल विवाह के जोखिम को कम करना है आपको। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भूखमरी, बाल मजदूरी, ठीक है, बाल विवाह की जो जोखिम है उसको कम करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा भी बहुत चीज़ें चलाई जा रही है, ठीक है, योजना। लेकिन समाज जब तक खुद इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेगी, समाज खुद जब तक अवेयर नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें नहीं हो जाता है। आप देखो कि ये जो कानून है, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006, ये 2006 में बनाया गया है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा जो मामला है वो कहाँ है, बाल विवाह में आए हैं, ठीक है। देख सकते हो कितना टोटल आ रहा है, 553 आया, 19 में देखिए 553 आया, 18 में देखिए 501, 17 में देखिए 395, 16 में देखिए
329। तो ये कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हमें एक अवेयर की ज़रूरत है, हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जागरूकता करने की ज़रूरत है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको हमने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करते हैं कि मेडिकल शिक्षा की राह में बहुत कठिनाई है। अब क्या होता है, अब सुनिए कि हमारे यहाँ पे ना नॉर्मल यदि आपको मिल गया, नीट के तहत आप चले गए तो आपको कम दामों में हो जाता है, आप एजुकेटेड हो जाते हो। लेकिन जब आप मेडिकल शिक्षा लेने जाते हैं ना तो उसमें आपको कठिनाई आता है। कठिनाई में क्या होता है कि वहाँ पे जाके आप यूक्रेन में, दूसरे कंट्री में 20 से 25 लाख में हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पे कम से कम 1 से 2 लाख 50 लाख से भी ज़्यादा लगेगा आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है कि कम पैसे में आप क्या हो जाते हो, डॉक्टर हो जाते हो। तो यही चीज़ है आज के टाइम में, क्या है कि आप वहाँ जाके कर रहे हो, राइटर के द्वारा वही बताया जा रहा है कि आप वहाँ जाके कर रहे हैं, लेकिन आज देखिए कि यूक्रेन में फंसे हुए सभी, ठीक है, वहाँ पे एक की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हज़ारों जो छात्र हैं वो वापस एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। उनको कैसे वापस लाया जाएगा, आखिर क्यों भारतीय छात्र इतने ज़्यादा दूसरे देशों में जाके पढ़ाई करते हैं। दरअसल यूक्रेन जो है ना, देशों में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो भारतीय छात्रों को क्रेज मुख्यतः 2 वजह से होती है। पहली वजह जो है कि मेडिकल की पढ़ाई जो होती है वो सस्ती होती है। दूसरी वजह क्या होगी, भारतीय कॉलेजों के मुकाबले आसानी से दाखिला मिल जाती है, मतलब आसानी से आपको एडमिशन मिल जाता है। और दूसरा चीज़ है सस्ते दामों पे इसमें पढ़ाई हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें राइटर के द्वारा बताया गया है। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे वही चीज़ें आएगा और कुछ उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है कुछ यहाँ पे फैक्ट बताते हैं कि इतना सीट है भारत के अंदर, इतनी स्टूडेंट होते हैं, इसी कारण से वहाँ पे जाते हैं। तो ये सारी बात है, तो हमारे एग्ज़ाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कब टूटेगा विदेश जाने का जो मोह। आपकी जो ये बात राइटर के द्वारा बताया जाता है कि आप यहाँ पे जो माइग्रेंट हो जाते हैं ना, दूसरे देशों में चले जाते हैं, वेन गेन जो होता है वो कब टूटेगा, भारत में रह के लोग कब काम करना चालू करेंगे। आप देख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आईआईटी जो स्टूडेंट है उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। हमारे बाज़ारों में हमारे जो आईआईटीएन होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ होते हैं। आप देख सकते हो बिल गेट्स जो थे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, उनका कहना है कि पहले हम आईआईटीएन को क्या देते हैं, तवज्जो देते हैं, उसके बाद हम दूसरे को देते हैं। तो पहला जो पसंद हमारा है वो आईआईटीएन है, राइट। तो ये बात की जाती है कि कितनी ज़्यादा। उसके बाद अमेरिका में ना यदि आप आईआईटी किए हो तो यहाँ पे नागरिकता मिलना बहुत आसानी हो जाती है, यहाँ पे वीज़ा मिलना बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है, अमेरिकी परिषद का खुफिया जो परिषद है उनके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है ग्लोबल टेक 2030। इनके मुकाबले भारत 2030 तक विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ताकत बनकर उभरेगी। ये अर्थव्यवस्था ताकत उभरेगी, लेकिन इसका कहना है क्यों उभरेगी, इसका कारण है प्रवासी भारतीय। जो प्रवासी भारतीय है ना, भारतीय की जो प्रतिभा है वो अहम भूमिका निभाएगा पूरे विश्व भर के अंदर, ठीक है। भारत के में समृद्धि और नए जो परिदृश्य है उनके रूपरेखा यहाँ पे तय किया जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें बताई जाती है कि भारत में किस तरह से आईआईटीएन जो है वो दूसरे देशों में जाके वहाँ पे प्रभुत्व करेंगे। यदि हमारा यूएसए में हमारे नागरिक रहेंगे, एनआरआई रहेंगे, तो भारत और यूएसए का रिलेशन ऐसे ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि अमेरिकी जो बाज़ार है वो सस्ता श्रम मिलता है। हमारे जो भारतीय हैं वो क्या होता है, अमेरिकी बाज़ार में जाके काम करते हैं, ये कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी होते हैं उनके मुकाबले, ओके। तो उन कंपनी को क्या होता है कि कम पैसे में एक आईआईटीएन मिल जाते हैं, अच्छे खासे स्टडी वाले मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया पर पहुँच हर भारतीय के लिए काबिल होने चाहिए, राइट। उसके बाद है आर्थिक और वैज्ञानिक सामाजिक तरक्की भी लगता है, ठीक है, तरक्की भी होनी चाहिए। तो यही चीज़ें बात की जाती है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है कि जंगल की आग की बड़ी चुनौती है। आपको पता होना चाहिए कि जंगल में जो आग लगता है वो 2 कारणों से लगता है। एक तो मानव कारण होता है, मानव कारण, एक होता है प्रकृति कारण। प्रकृति कारण, मानव कारण के क्या अंदर होता है, जैसे मान लीजिए कोई गए मजदूरी गया, मतलब कि पशुपालक जो होता है, ठीक है, वो गया और कोई उसने माचिस किया या फिर सिगरेट विगरेट ये जो पी के आप ये फेंक देंगे तो उससे आग लग जाती है। दूसरी होती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है कि गर्मियाँ बढ़ रही है, उससे भी जंगल में आग लग जाती है। उसके बाद ऐसा चीज़ें होता है कि पत्थर में पत्थर कभी टकरा गया तो इससे भी आग लगने की संख्या बढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे कि मानव कारण क्या होता है और प्रकृति कारण, इसमें 2 चीज़ कारणें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर है कि भारत और यूक्रेन के बीच में ना जो युद्ध चल रहा है, सॉरी रूस और यूक्रेन के बीच में, उससे भारत की गहरी चिप संकट आएगी। चिप संकट मतलब जो चिप लगाने वाला चीज़ें होती है, जिससे कि क्या होता है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप
और कार ऐसे अन्य जो सामान है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान, उनके निर्माण जो है ना चीन आपूर्तियों पे प्रभावित पड़ेगा इनके युद्ध से, और इसकी इन सभी का दाम बढ़ने का कयास जताया जा रहा है कि इन सब का दाम बढ़ सकता है। राइट, तो ये राइटर के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करते हैं, ये आर्टिकल है कि सिंधु समझौता के लेके बात विमर्श चल रहा है। हमने पहले भी सिंधु समझौता बताया है, आज भी बताता हूँ। सिंधु जो समझौता होता है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। भारत और पाकिस्तान में 1960 को हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया था। इसमें समझौता हो जो है ना, जो नदी से लेके है, नदी मतलब सिंधु नदी और उनके 5 सहायक नदी। ओके, कमेंट बॉक्स में आज मुझे आप बताएंगे कि सिंधु के 5 सहायक नदी कौन कौन से हैं। तो 6 नदी का पानी जो है ना, उसके लेके समझौता किया गया है। सिंधु प्लस 5 उनके सहायक नदी, उसका 80%, ये जो नदी है उसका 80% जो पानी है वो कौन लेगा? पाकिस्तान लेता है। राइट, और 3 पूर्वी जो नदी है, 3 जो पूर्वी नदी है जैसे ब्यास, रावी और सतलुज, इसका पानी को किसको मिलता है? भारत को मिलता है, भारत। ओके, और 3 पश्चिमी नदी जो है सिंधु, चेनाब, झेलम, इनका जो पानी मिलता है वो पाकिस्तान को मिलता है। ये आपको आंसर मिल ही गया इसी के अंदर, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद इसे 80 करोड़ जो है ना नदियों को ले सकती है, पश्चिमी नदियों से ले सकती है भारत। तो 3 नदी है, ये किसके अंदर है? ब्यास, रावी और सतलुज, ये भारत लेती है इसके पानी। और 3 जो पश्चिमी नदी है ये कौन से है? सिंधु, चिनाब और झेलम, ये इनके नदी है। राइट, तो ये हमने सिंधु समझौता के बारे में बात किया और इसके अंदर डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके द्वारा क्या होता है कि आप समय समय पर क्या करें कि बातें करें, समझौता करें वार्षिक रूप से, जिसमें जो आपसी जो तनाव है उस तनाव को ख़त्म किया जाना चाहिए टेबल पे बैठ के। और 10 प्रतिनिधिमंडल जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल, पहली बार इनमें 3 महिला शामिल अधिकारी होंगे। इसमें जो महिला है 3 अधिकारी महिला इसमें शामिल होंगे, इसी से संबंधित है। राइट, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आपने यदि इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर कर रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर आप कवर किया करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर यदि डेली आप कवर करते हैं तो फिर आपकी एक अप्रोच अलग से डेवलप हो जाती है। मेरा अप्रोच होता है कि मैं आपकी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ठीक है, या कोई स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, जिससे कि आप मेंस और पीटी दोनों का ही तैयारी आपको साथ साथ चलते रहे करंट अफेयर का। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप 6 बजे का जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आएगा उसको आप जरूर देखें। राइट, थैंक यू सो मच।